ये VLE का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ देज अंडरग्राउंड सोसाइटीज वाज फाउंड बाई जिस्पी मैट्सनी। तो इन्होंने दो सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली के ऊपर काम कर रहे थे, यंग इटली एंड यंग यूरोप। और यंग यूरोप ने बनाई थी बर्नी के अंदर, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, इटली की यूनिफिकेशन पर इनका काम था। और ये एनसीईआरटी के आपके हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आपका लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहते हैं कि हु एग्री टू रिफॉर्म द प्रेस लॉ इन 1835। 1835 के अंदर जो गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था विलियम बेंटिंक। और विलियम बेंटिंक प्रेस के रिफॉर्म के ऊपर तैयार हो गए थे, यानी कि जितनी पाबंदी लगाई गई थी वो हटा दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम बेंटिक। ये आपका चैप्टर 6 से 5 से लिया गया है। और 1835 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती प्रथा को हटाया था। और जो थॉमस मैकले थे, इन्होंने फॉर्मुलेटेड की थी न्यू रूल्स की, जो प्रेस के ऊपर है, उनकी फ्रीडम के ऊपर जो काम है वो थॉमस मैकले ने किया था। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। यानी कि कल्चर जो अपना संस्कृति होती है उसके एक्सचेंज के अंदर सबसे ज्यादा इनमें से लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज में क्या काम करता है। तो ये एनसीईआरटी से सीधा का सीधा क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें फूड आइटम्स है। और ये लाइन कैसे उठाई गई है, इन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो यहीं से इन्होंने ले लिया। इन्होंने कहा था कि जिस तरह चाइना से जो नूडल्स थे, ठीक है, वो वेस्ट के अंदर जाकर उसको स्पागेटी कहने लगे। इसके अलावा पोटैटो है, सोयाबीन है, मेज है, ये भी अमेरिका से आई थी। और जिस तरह हमारे पास भी जो तंबाकू है, ठीक है, पोटैटो है, ये भी बाहर से आया था, जिस तरह हम कह सकते हैं कि पोर्तुगीज से आया था। ठीक है, तो फूड आइटम्स इस तरह कल्चर का संस्कृति का आदान प्रदान करने में काफी लॉन्ग डिस्टेंस जो कल्चर का एक्सचेंज होता है उसमें मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू जापान। तो जो चाइना से जापान के अंदर जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। और उसके बाद में इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, चाइना में भी हुआ। तो वहाँ पर जो हैंड प्रिंटिंग की जो उस टाइम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तो इसका जो ट्रांसफर था वो चाइना से जापान के अंदर हुआ था। वो ये बौद्ध मिशनरी से हुआ था। और ये बुद्धिस्ट मिशनरीज क्या बोलते थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। और ये एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। यानी कि एसएस के अंदर आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी, उस लाइन से क्वेश्चन उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड अमेरिकन एंड पर्शियन ट्रेडर ऑब्टेन गुड्स। देखिए ये भी सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन देखी और वैसे वैसे क्वेश्चन उठा लिया। तो इसमें सारे ही ऑप्शन इसमें आल दिया। वो सेंट्रल एशिया है, पंजाब है, जो पाकिस्तान इंडिया का एक ही पंजाब था उस टाइम, ईस्टर्न पर्शिया, पर्शिया जिसे हम ईरान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिल्क ट्रेड रूट था एक तरह का। तो इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर 3 के अंदर। ये कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ ट्रेड लिंक्ड इंडिया टू द वर्ल्ड। और ये जो व्यापारी थे उनको जिस तरह स्रो बोलते थे, शेटियर्स बोलते थे, ये फाइनेंस करते थे इस ट्रेड को। और ये सिल्क रूट पर पड़ता था। ठीक है, तो ये ऑल दी अबो, ये सारी जगह है, ये सिल्क रूट से एक दूसरे को जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहती है कि टीक है वो कौन सी टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है। जो टीक है या साल है या बम्बू है, ठीक है, शीशम है, ये सारी की सारी क्या है, जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो पतझड़ वाले उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो जंगल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें तो इतनी हाइट ही नहीं होती पेड़ों की, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो और भी जिस तरह ये आपका ज्योग्राफी चैप्टर 2 से लिया गया है। तो टीक के अलावा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं, बम्बू है, बांस का पौधा है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है। ठीक है, ये चारों तरह के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ले तो उन्होंने एनसीईआरटी से लिया, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन इतना सही भी नहीं है। इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर इंडिया मतलब सेकंड नंबर पर आता है। राइस भी है और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी के चैप्टर 4 में लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है कि ये कहता है कि वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। तो 1992 के अंदर वर्ल्ड को ऐसा लगा कि पर्यावरण काफ़ी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ब्राज़ील में इकट्ठे हुए थे, रियो डी जेनेरियो में। और वहाँ पर फर्स्ट का अर्थ समिट हुआ था। और वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई कि हमें कुछ जो विकास करना है उसके अंदर हमें अर्थ के पर्यावरण को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा जो स्टेट के हेड थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर इकट्ठे हुए थे। और ये दक्षिण अफ्रीका का देश है ब्राज़ील। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एजेंडा 21 अपनाया था कि 21वीं सदी में हमें आगे क्या करना था, कि अर्थ को हमें बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रेन कहाँ से चली थी। हमें पता है कि 1853 के अंदर चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। और कितनी उसकी 34 किलोमीटर चली थी। और ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, ये आपका जो ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। ठीक है, 1853 और 34 किलोमीटर मुंबई टू ठाणे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब उसका मालिकाना हक किसके पास है। अब इंडिविजुअल कोई चीज़ हो सकता है, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके गोल्ड है, पैसे आपके इंडिविजुअल लेवल के हैं, कम्युनिटी के, जिस तरह कई ट्राइबल एरिया ऐसा आता है वहाँ पर फॉरेस्ट राइट है उनके कम्युनिटी के, नेशनल जिस तरह हमारा नेशनल हाईवे है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय संपत्तियाँ बहुत सी है। लेकिन जो डेवलप्ड है ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये तो एक ये बताती है कि कोई चीज़ या कोई रिसोर्सेज डेवलप्ड है या हमने उसको रिजर्व कर रखा है, उसको निकाल लिया है, या पोटेंशियल है उसका कि हो सकता है वो इतना अर्थ के अंदर है, अगर उसको हमने विकसित कर लिया है, निकालने की टेक्नोलॉजी बना ली है, तो वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ओनरशिप के अंदर ये आप याद रखते हो कि ओरिजिन के अंदर बायोटिक, एबायोटिक भी हो सकता है कि वो जीवित चीज़ से हो या निर्जीव। जिस तरह रिसोर्सेज के अंदर बात करें, बायोटिक की बात करें तो एनिमल है, प्लांट्स है। एबायोटिक के अंदर जिस तरह की सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, सोइल है, टेम्परेचर है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, एबायोटिक फैक्टर है। और वो कोई चीज़ खराब हो सकती है, यानी कि खत्म हो सकती है अगर यूज़ करें, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, जिस तरह रिन्यूएबल कौन सी है, सोलर है, विंड है, ये एनर्जी है। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल जिस तरह फॉसिल फ्यूल हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ओनरशिप के अंदर हमने देख लिया इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल लेवल के है। डेवलप्ड के अंदर हम हो सकते हैं कि वो पोटेंशियल हो, जिस तरह हमारे पास केरला के अंदर क्या थोरियम है। ठीक है, हमारे पास यानी कि एक वो भंडार है, अगर टेक्नोलॉजी हम बना ले वो डेवलप्ड हो जाएगा, और हमारे पास इकट्ठा कर ले हम और मतलब तो वो रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। एम से एम याद रखना आपको, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। ठीक है, और मैग्नीज से क्या बना जाता है, स्टील। और कहते हैं कि 10 kg मैग्नीशियम 10 kg मैग्नीशियम 1 टन स्टील बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, मैग्नीज से मध्य प्रदेश। और ये आपका ज्योग्राफी चैप्टर 5 के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आंसर है। मध्य प्रदेश के बाद में इसका उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इनके राइटर है, ये भी एनसीईआरटी से लिखा है। ये जो E.F. शूमेकर थे, इन्होंने बुक लिखी थी 1974 के अंदर कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इनका कहने का मतलब था कि जिस तरह मास प्रोडक्शन होता है ना, मास प्रोडक्शन का मतलब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है किसी एक चीज़ का, ठीक है, उससे मोनोपोली आ जाती है, उससे मोनोपोली आ सकती है और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो सकती है एक ही हाथ के अंदर। तो उनका कहना था कि आप मास प्रोडक्शन मत कीजिए, जबकि जो प्रोडक्शन है वो मासेस से कीजिए, यानी कि जनता से, लोगों से थोड़ा थोड़ा कुछ प्रोडक्शन होगा तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और मोनोपोली नहीं आएगी। ठीक है, तो तब उन्होंने ये 1970 के अंदर E.F. शूमेकर ने बुक लिखी थी स्मॉल ब्यूटीफुल, और इन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन बाई मासेस, यानी कि बहुत सारे लोगों से प्रोडक्शन, रेदर देन मास प्रोडक्शन टू इंश्योर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ताकि जो रिसोर्सेज का दोहन है वो सस्टेनेबल वे में हो सके, ये नहीं हो कि किसी एक हाथ में मोनोपोली चली जाए। ये आपका चैप्टर ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट में लिया गया, और ये एक तरह के सोशलिस्ट राइटर थे। लिग्नाइट कोयल 3 तरह के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट। लिग्नाइट आपका लो ग्रेड का कोयल होता है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, तमिलनाडु के अंदर आपके जो न्यूवेली है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया था, ये चैप्टर 5 में लिया गया था, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के अंदर, यानी कि एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पर कैपिटा एनुअल कंजप्शन ऑफ स्टील। अब इन्होंने देखिए 51 दे दिया, 77 दे दिया, 38, 42, तो आंसर इसका 77 है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन्होंने तीनों ऑप्शन नीचे रखे हैं कि हो सकता है कोई नए आंकड़े आ जाए एकदम, और आंसर अगर इन्होंने 81 दिया और उसके अंदर 81 हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे देश डेवलप होता है उसी अनुसार उसकी स्टील की जो यूज है, उसका कंजप्शन है, उसको बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इन्होंने नीचे रखे किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। तो ये एनसीईआरटी से, और कौन से चैप्टर से, ये चैप्टर 6 से लिया गया है, और चाइना से, चाइना का काफ़ी इसके अंदर आगे हमारे से, और ये किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में बताता है। ये 21-22 एनसीईआरटी के अंदर डाटा है, वहाँ से लिया गया कि स्टील का कंजप्शन है वो पर कैपिटा कितना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ, ये तो बच्चों वाला सवाल है, 71% हमें पता है, उसमें से 22.5% है वो फ्रेश वाटर है जो पीने के लायक है, बर्फ के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो ये अपने टोटल क्वेश्चन थे। थैंक यू।